चलिए इसको सुधारना है भाई, सब लोग अपनी कॉपी में सुधारेंगे। चलो तो आओ 7वें पे आओ, चलो भैया आ जाओ। इरिडियम है ना, इरिडियम यहां पे है। चलिए 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम लोगों ने जब वीबीटी देखा था तो सबसे पहले ये देखा था कि मेटल 3D का है या 4D 5D का। इरिडियम कौन से डी ब्लॉक का मेटल है भाई? 5D का मेटल है ना, कोबाल्ट की फैमिली का है। तो ये 5D है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा ही होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया गया है। काटो और फिर से लिखो, काट लेना तभी याद रहेगा, जो चीजें गलत रहता है वही याद हो जाता है। चलो देखो तो, अब देखो इरिडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक ठीक बात है। तो इरिडियम क्या होता है? 5D7 और 6s2 होता है ना। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इरिडियम हो जाएगा 5D5 और 6s0, लिखते चलिएगा। अब क्या होगा? 5D5 है ना, ये 5D5 है। अब क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को रीअरेंज करके हम लोग भरेंगे। तो ये हमारा d ऑर्बिटल हो जाएगा ऐसे, ये d ऑर्बिटल हो गया, और ये s हो गया, और ये हो गया p। कैसा कैसा है ये? 5D है, 6s है और 6p है। 5 इलेक्ट्रॉनों को जब हम लोग रीअरेंज करके भरेंगे, तो मैंने इसके पहले क्लास में रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिखाया। तो 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 इलेक्ट्रॉनों को मैंने भर लिया भाई। अब क्या करूंगा मैं? लिगेंड, जो 6 लिगेंड है यहाँ पे, वो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। हम ये बात करेंगे कि 6 जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? पेयर डोनेट करते हैं। तो 6 जगह इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो लिगेंड 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा, उसको मैं ऐसे बना लेता हूं कि ये 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे देगा? 1 जगह, 2 जगह, 3 4 5 और ये 6। अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या हो जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन होगा, और ये होगा पैरा मैग्नेटिक। तो ये जो जितने भी यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं उनको काट के आप क्या कर लेना भैया? सुधार के बना लेना है। ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है। तो आप लोग सुधार के लिख लीजिए, लिखिए सब लोग। अब देखिए, चलिए देखिए आगे। अब मैं आप लोगों को D0 वाला सिस्टम बता रहा हूं। एक्चुअल में हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना, ये हमारा जो तरीका है वो गलत है। कैसे गलत है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है? पहले मशीन स्ट्रक्चर देखता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताता है। मतलब स्ट्रक्चर डिसाइड्स हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन डजंट डिसाइड द स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट आता है, ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हमेशा क्या याद रखना कि स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर हम लोग नहीं निकालते। तो हम जो तरीका यूज करते हैं वो उल्टा तरीका है। हम मशीन नहीं है ना जी, हम स्ट्रक्चर को देख नहीं सकते, हमारे आंखों में क्रिस्टलोग्राफिक लेंसेस नहीं है। तो हम उल्टा तरीका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले देखा गया, जैसे कि ये इस आयन है परमैग्नेट आयन, इसको देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट चेक किया गया, मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो भी आया 0 आया मान लो। तो इस बेस पे इसको चेक किया गया कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है इसका, और यहाँ पर +0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को अरेंज किया गया है ना। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है? अरेंज किया गया है पॉलिंग के द्वारा। आगे वीवीटी में बहुत सारे लिमिटेशंस हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसने मैग्नेटिक मोमेंट को एक आधार बना के क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज किया, और बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन कई टर्म्स में वीवीटी फेल हुआ, उसको थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे तो आपका आएगा +7। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालने आता है, अगर नहीं आता होगा तो लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेज है मैग्नीज का, तो यहाँ पर D0 है, 3D0 और 4S0। अब इन लोगों को स्ट्रक्चर क्या मिला? टेट्राहेड्रल मिला। क्रिस्टलोग्राफी में देखे गए तो स्ट्रक्चर क्या मिला? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में पॉसिबिलिटी होता है 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का। कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का? एक तो हो जाए sp3 और ऐसे ही होता है sd3 या d3s हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? sd3 या d3s हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन पे जो यूज हुआ है वो हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ है क्या? sd3 या d3s बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या किया है इसने? सिमेट्री को मैच करने के लिए, जैसे s और 3p मिलके हमारे टेट्राहेड्रल में मतलब ऑर्बिटल्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे अरेंजमेंट रहता है ऐसे। तो ऐसे ही एक s 3d ऑर्बिटल के साथ, वो d ऑर्बिटल कौन से हैं हमेशा याद रखना, जब 3d ऑर्बिटल यूज होगा तो हमेशा t2g यूज होगा, और 2d ऑर्बिटल यूज होगा ना d2 तो हमेशा eg यूज होता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। 3 यूज होगा तो कौन सा यूज होगा? t2g। t2g में कौन आता है? dxy, dyz और dxz आता है। जबकि eg में कौन आता है? eg में dx2 माइनस y2 और dz2 आते हैं। तो यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड है। ये लिगेंड कौन है भाई? ऑक्साइड लिगेंड है। ऑक्साइड एज अ लिगेंड यहाँ पे है। तो ऑक्साइड एज अ लिगेंड कितने बार है? 4 बार। 4 जगह इलेक्ट्रॉन देगा। डी ऑर्बिटल में 3 जगह इलेक्ट्रॉन दिया है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक जगह एस में इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये है sd3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sd3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको इसका अननोन फैक्ट बताता हूं मैं, KMnO4 का अननोन फैक्ट। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? थ्योरेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0 है। क्या है भाई? थ्योरेटिकली इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, लेकिन ये क्या करता है? KMnO4 मतलब MnO4 माइनस, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। क्या शो करता है? पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ये शो करता है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म अलग से अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। MnO4 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। क्यों? तो ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जब भी कभी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट रहे, मतलब अपने मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे, और लिगेंड ऐसा रहे कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड हो और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट मेटल हो, सो देयर शुड बी चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल अकर्स। मतलब मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका D0 के लगभग कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पर क्या होता है? लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। हर बार क्वेश्चन आया है सेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना भाई? आगे पढ़ने वाले हैं CFT के एप्लीकेशंस में। तो ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। जहां भी D0 आपको दिख गया, आप आंख बंद करके वहां पे लगा देना भैया क्या है वहां पर? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, क्योंकि मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से किसको देता है? मेटल को देता है, जिससे पाई बॉन्डिंग बनती है। पाई मतलब ये चार्ज ट्रांसफर, सॉरी पाई बॉन्डिंग ही है एक टाइप का, लेकिन लिगेंड से मेटल को बनने वाला चार्ज ट्रांसफर है। एक मिनट, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आगे आओ। फिर इसी टाइप का सेम जैसे वो बना है MnO4 माइनस, ऐसे ही आपका बनता है ये वाला, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें भी D0 S0 है। सेम टाइप का इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ऐसे ही टैक्सीनियम का जो आयन है यहाँ पे भी रहता है। ये मैग्नीज, जैसे कि मैग्नीज है, टैक्सीनियम है और रीनियम है, तो ये 1 माइनस रहेगा इन सब पे। ऐसे ऐसे ही क्रोमियम की फैमिली में होगा ऐसे। तो यहाँ पर O4 O4 O4, यहाँ पे 2 माइनस रहेगा।
ऐसे ऐसे ही किसका रहता है, ये रहता है वेनेडियम की फैमिली में। तो वेनेडियम की फैमिली में 3 माइनस है, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। तो यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सब मेटल का, यहाँ पर +6 होता है सब मेटल का, इसका भी +6, इसका भी +6, और यहाँ पे निकालोगे आप लोग तो सभी का आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +5। सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस मैं बता रहा हूं, यहाँ का 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, सारे के सारे में क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। सभी के सभी में n-1 d0 और ns0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, n-1 d0 ns0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सारे के सारे में हाइब्रिडाइजेशन d3s, या फिर अगर ऑप्शन में ना रहे तो sd3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। इनका शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन sd3 या d3s होते हैं सारे के सारे। तो ये सारे आप याद कर सकते हैं, और सभी के सभी में क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। अब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के मैंने बता दिए। एक टाइप का होगा D0 S0, हाइब्रिडाइजेशन D3S या SD3, ये दिया हुआ है रीनियम का। तो मैंने 3 दिया, 9 कॉम्प्लेक्स बता दिया आप लोग को, ठीक है। चलो ये दिया हुआ है सब। अब आ जाओ, कुछ कॉम्प्लेक्स बचे हुए हैं, जैसे कि ये अर्जेंटम वाला, ये देखो। अब यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 मतलब क्या हो जाएगा 3d10। 3d10 अब कोई फील्ड इफेक्ट वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, d ऑर्बिटल में ना तो पेयरिंग है ना तो कुछ है। अब ये लिगेंड कितना है जी, दो जगह इलेक्ट्रॉन देगा यार, है ना भाई, 2 जगह इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल में दिया, p में दिया यार। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp। ये कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है और आता है, कई लोग हड़बड़ा जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, अरे 2 लिगेंड है भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा यार, लीनियर शेप होगा, डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखिए इधर पैलेडियम, पैलेडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो इसको देखिए निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, तो ये 4d8 और, हाँ 4d8 और 5s2। पैलेडियम क्या है, 4d8 5s0, पैलेडियम +2, है ना। ये गलत बना है, सुधारिए, गलत बना है भाई, सुधारिए इसको आप लोग, ठीक है। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, ठीक। सुधारिए इसको, ये गलत बना है। चलो आओ, गलत है ये, काट लो, गलत है भाई, सुधार लेना। चलो मैं बना रहा हूं इसको अलग से, कॉपी वॉपी रख के बैठिए आप लोग। चलो देखो, अब D8 है, D8, तो D8 है ना जी, तो D8 में ये तो 4D का मेटल है, 4D का मेटल है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा ही आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम कैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारा s हो गया, और ये हमारा p हो गया, है ना। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, D8 है, तो ये देखो D8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया, जो किसका था, खुद मेटल का था। किसका था, खुद मेटल का था। अब लिगेंड, 4 लिगेंड है यार, 4 लिगेंड, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे 4 जगह, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। अब बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। ठीक भाई, सुधार लीजिए आप लोग इसको, सुधारिए। चलो आ जाओ, ये प्लैटिनम है,
प्लेटिनम 2+ मतलब D8 है ना, और प्लेटिनम कहाँ का है भैया, 5D का है यार। 5D का है मतलब D8 है, 5D का है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा ही होगा। 4 लिगेंड है, एक लिगेंड सॉरी 2 लिगेंड और 2 लिगेंड, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन सेम उसी के जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो सॉल्व हुआ ऐसे ही ये भी सॉल्व हुआ है। अब आइए ZnX4, ZnX4 चलो जिंक है, जिंक 3D का मेटल है और जिंक है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स ये 3D8 4s0 है। अब जो X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी ले लें, ये सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। 3D में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 लिखा है। तो इस कंडीशन में जिंक भी, लेकिन यार ये रिपोर्टेड नहीं है, इसको सुधारिए तो आप लोग, इसको ZnX4 - 2 करिए, ZnX4 - 2 करिए इस सारे कॉम्प्लेक्स को, और जिंक को यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्व करिए। जिंक क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्सेस रिपोर्टेड नहीं है, तो जिंक ZnX4 - 2 करिए इसको, तब जिंक आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जिंक क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको काटिए पूरा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अलग से बना के बताता हूं इसको, सुधार के क्या लिखेंगे उसको बता रहा हूं। चलो भैया यहां देखते हैं इसको अच्छे से। तो इसको सुधारना है आप लोगों को, ZnX4 - 2। अब यहाँ पे जो X है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी हो सकता है। या ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का 2+ है, जिंक का 2+ है मतलब ये हो जाएगा 3D10 और 4s0। 3D10 है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो अपन बना लेते हैं d ऑर्बिटल। ये d ऑर्बिटल बन गया, ये s बन गया, और ये बन गया आपका p। चलो तो D10 भरना है आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये भर गया आपका। किसका इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक के खुद का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या भरेंगे, जो 4 लिगेंड 4 जगह इलेक्ट्रॉन देगा उसको भरेंगे, तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। तो इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक है। ठीक, तो जिंक का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए मैंने उसको सुधरवा दिया है। उसको काट के फिर से लिख लेना, ZnX4 2-, उस हिसाब से आप लोग बनाएंगे। चलिए भाई, इसको इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक, या बाद में लिखने का रहता है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो जाता है। आता हूं मैं वापस। तो ये गलत था, हमने इसको गलत किया है, हाँ उसको सुधार लेंगे अपन, है ना। चलिए आइए आगे। हाँ चलिए, ठीक, आ जाइए इधर। निकिल डाइमेथिल क्लाइऑक्सम, तो डीएमजी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना भाई। निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है। डीएमजी -1 हम लोग लिखते हैं, तो 2 डीएमजी यूज होता है, स्कारलेट रेड इसी कलर का कॉम्प्लेक्स ही होता है।
तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है किसका, कॉम्प्लेक्स का, DsP2। तो D8 कंडीशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा, sp नहीं भैया, इसको स्क्वायर प्लेनर ऐसे लिखने का वो करो, कई बार हाइब्रिडाइजेशन वही टिक हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होगा और मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, रोडियम है, रोडियम मतलब हमेशा याद रख लेना, ये ऐसे याद करते थे हम लोग इसको, कौन रहेगा इधर, तो रोडियम कहाँ का है भैया, ये मेटल है, 4d का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा ही होगा, D8 तक तो होता ही होता है। तो रोडियम प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये RH CO I2 एक माइनस लगा है ना, ये माइनस है भैया, ठीक। तो रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। तो बना के देखते हैं इसको, देखो कुछ गलती होगी तो इसमें भी। तो ये है 4D85S1। कुछ याद है आप लोगों को, कुछ याद है आप लोगों को कि रोडियम एबनॉर्मली एग्जिस्ट करता है, रोडियम क्या एग्जिस्ट करता है भाई, एबनॉर्मली एग्जिस्ट करता है, D7 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, D8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाएगा, D8 बचेगा। तो D8 कंडीशन में फिर वही काम, हमारा चारों 8 इलेक्ट्रॉन कहां भर जाएंगे, 4 d ऑर्बिटल में। अब हमारे पास एक d ऑर्बिटल खाली बचा है, उसमें 2 और 2 4 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे क्रमशः, DsP2, ds और 2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हैं, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक। और भी आप लोगों को मैं बहुत सारे कंपाउंड और उसके हाइब्रिडाइजेशन के लिस्ट का PDF क्लास के बाद दे दूंगा, आप लोग उसको चाहे तो नोट कर ले, चाहे तो प्रिंट निकाल के रख ले, ठीक है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और है बहुत सारे, ठीक है जी, और भी बहुत सारे हैं, तो उसके डिटेल PDF मैं आप लोगों को अभी क्लास के बाद दे दूंगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए किसी को कोई गलती लगी हो या और कहीं कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा प्लीज। चलिए ये CuCl4 टाइम्स 3 तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कॉपर क्या होता है, कॉपर और जिंक, ये होता है 3D10 कॉपर जिंक, 3D10 4s1 होता है ना, 3D10 4s1 होता है भाई कॉपर, 3D ये सुधारना है, 3D10 4s1 होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, D10 बचेगा, क्या बचेगा जी, D10 बचेगा। और जितना भी मर्जी आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा लो या कुछ भी लिगेंड लगा लो, d ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं तो इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अब आपके पास 4 लिगेंड है, 4 खाली ऑर्बिटल खोज लो आप, s है, उसके बाद p बचा है, एक s और 3 p, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर देखिए इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, ये आई थिंक वस्का कॉम्प्लेक्स है ना, आगे चल के पढ़ेंगे वस्का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे वस्कास कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये वस्कास जो कॉम्प्लेक्स है या उसी का थोड़ा बहुत डेरिवेटिव होगा, ये वस्का कॉम्प्लेक्स होता है, ये बेस्ट कैंडिडेट फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। जब हम लोग इनऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो वस्का कॉम्प्लेक्स +1 से +3 में 2 लिगेंड इस पे जुड़ जाएंगे तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन। जहां पे 2 लिगेंड जुड़ने से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, एडिशन होते ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स याद रखें, वस्का कॉम्प्लेक्स है, उसका डेरिवेटिव है।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये चार्ज वाला लिगेंड है यार, इस पे -1 चार्ज है तो इस पे +1 इंड्यूस हो जाएगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इरिडियम किसकी फैमिली का है, हमेशा फैमिली याद कर लिया करो यार। ये तो इस फैमिली में क्या होता है D7, ज्यादातर D7S2, D7S2 रहता है, D7S2 रहता है। ठीक, अब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है भैया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट D7 में, D7S1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कंडीशन में इरिडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना S का, वो उसको कहाँ भेजना है आपको, पूरे इसको भेज देना है उसको d ऑर्बिटल में, क्योंकि 2 और 1 3 यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 3 क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक है वीक फील्ड लिगेंड, है ना, कार्बोनाइल एंड ppsd आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा अंदर भेज देगा इसके इलेक्ट्रॉन को। अब D8 हो गया, अब D8 हो गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर वही बात dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, N0 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है डायामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स कैसा है डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कुछ नोट, कैसे नोट उसको देखिएगा। कोबाल्ट के साथ नोट में क्या लिखा है, कोबाल्ट +3 आयन, कोबाल्ट +3 आयन विद वाटर ऑक्सलेटो हाइड्रोक्सो एंड ऑक्सो। क्या क्या बोला है भैया, अच्छे से देख लेना इसको, ये आता है किसके किसके साथ, वाटर के साथ मतलब एक्वा, ऑक्सलेटो मतलब OX2-, हाइड्रोक्सो OX-, और ऑक्सो के साथ भी O2- के साथ, है ना, इनके साथ मतलब जिनमें ऑक्सीजन डोनर, ऐसे लिगेंड जिसमें क्या हो ऑक्सीजन डोनर हो, उसके साथ कोबाल्ट 3+ क्या बनाता है यहाँ पे, ये जितने भी लिगेंड है उसको क्या ट्रीट करोगे आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करोगे। और यहां पर here such ligands are behaves as a strong field ligand and here redistribution of electron will be takes place। तो कोबाल्ट +3 के केस में आप लोग कौन से लिगेंड को, वाटर, ऑक्सलेटो, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इन लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानना और इलेक्ट्रॉनों को रिडिस्ट्रीब्यूट कराना। ठीक, एक और नोट है, ये नोट 1 था, ये नोट 2 है, देखेंगे। If in the complex strong as well as weak field ligands are present, then strong field is dominant over weak field. But the condition is, क्या condition है, there should be sufficient number of strong field ligand should be present। मतलब अगर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हम किस फील्ड को लगाएंगे, तो इस पे हम लोग याद रखेंगे। इसके ऊपर में एक कॉम्प्लेक्स मैंने अभी सॉल्व कराया जहां पर 4 लिगेंड थे, टोटल कितने लिगेंड थे, 4 लिगेंड थे, जिसमें से 3 लिगेंड क्या थे स्ट्रॉन्ग थे, 1 लिगेंड वीक था। हम क्या लिए, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा के रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिफर किया और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा रहे, वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा रहे तो आप लोग वीक फील्ड के हिसाब से करिएगा। अभी कुछ कॉम्प्लेक्स मैं बताऊंगा जहां पर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड बराबर बराबर होता है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बराबर बराबर होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को याद रखा जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को याद रखा जाता है। तो याद रखने के लिए मैं कुछ बनाया हुआ हूं कॉम्प्लेक्सेस, उसको देखेंगे। आगे आइए, ये जितने कॉम्प्लेक्स आपको इस नोट्स में दिए गए हैं वो कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या इन मतलब इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार। ठीक है, जैसे कि ये जो है ना नाइट्रोसोफेरस सल्फेट जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। ये वही कंपाउंड है जो हम लोग नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट जब 2 लिक्विड के जंक्शन पे एक रिंग सा बनता है, तो रिंग जो ब्राउन रिंग बनता है ना, रिंग टेस्ट बोलते हैं नाइट्रेट का। रिंग टेस्ट में क्या बनता है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का जो रिंग बनता है, ये वही कॉम्प्लेक्स है। यहां पे हम लोग देखेंगे क्या होता है,
तो वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोसिल है ना जी, नाइट्रोसिल ये +1 वाला होता है। +1 वाला नाइट्रोसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर नाइट्रोसिल। याद मतलब लिख लेना भैया, +1 वाले नाइट्रोसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर नाइट्रोसिल। ठीक, अब NO -1 भी होता है, +1 भी होता है, लेकिन इस कंडीशन में +1 होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या आया? +1। बहुत कॉमन नहीं है, मतलब रेयर है। आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आना रेयर है भाई, बहुत कम मिलेगा आपको। नहीं तो आयरन आपको ज्यादातर दिखेगा तो +2 या तो दिखेगा आपको +3, इससे ज्यादा कहीं पे आपको नहीं दिखता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। और ये कॉम्प्लेक्स में देखेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन क्या होता है? 3d6। आयरन क्या होता है? 3d6 और 4s2 होता है ना? 3d6 और 4s2 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? 3d6 और 4s1। तो ये आयरन था, तो ये आयरन जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है ना, तो 3d6 और 4s1 हो जाता है। 3d6 और 4s1 हो जाता है। अब इन लोगों ने क्या देखा? मैं बोल रहा हूं वीबीटी इसी सब कॉम्प्लेक्स में फेल होता है। तो वीबीटी को पॉलिंग ने जब दिया था, उसने मैग्नेटिक मोमेंट चेक किया इस कॉम्प्लेक्स का, तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका आया 3.8। क्या आया था? 3.83 आया था। स्ट्रक्चर उसका आया था ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो इसने ये प्रपोज किया कि ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है ना, एस का इलेक्ट्रॉन जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगा, एस ऑर्बिटल को यूज ही नहीं कर पाएगा। अब अंदर के डी को यूज करे और बाहर के सबसे बाहर वाले को एस के यूज करे, अब इसके बाद क्या आएगा भाई? ये एस है, पी है, डी है ना? फिर एस चालू होगा, तो उतना एनर्जी को कंज्यूम करेगा क्या? मेटल नहीं। तो क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन एस में बचा हुआ है ना, वापस से उसको किस में भेज देता है? वो डी में। तो D6 था, वो क्या हो जाता है? 3d7 और 4s 0 हो जाता है। ये यहाँ पे एक सोचने लायक बात है। ठीक, तो ये चीजें याद रखने के लिए, इसीलिए अभी जितने कॉम्प्लेक्स आपको बोल रहा हूं वो पूरे याद रखने, वो आपको याद रखने भाई। तो 3d7 4s 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में अब 6 लिगेंड है अपने पास। कितने लिगेंड? 6। 5 वाटर है, एक नाइट्रोसिल, 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा। एक जगह, 3 जगह, 2 जगह, है ना? एक S, 3p, 2d। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, मैग्नेटिक मोमेंट 3.83। अब मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी आ रहा है, 0 नहीं है, मतलब क्या है? ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट वही कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग नाइट्रेट के रिंग टेस्ट में ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड है कि स्टेट लेवल के एग्जाम में आए। चलिए आगे आइए अब। सर एक हाँ, बार और थोड़ा सा सर, कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे बताइए मैडम। सर ये जो डी ऑर्बिटल जो अपन यूज कर रहे हैं ना, वही। चलिए आगे आइए, आगे आइए भाई। ये कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड फॉर द आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो ये यही पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो एल्कीन के आइसोमराइजेशन के लिए यूज होता है? अब एल्कीन का आइसोमराइजेशन कैसे होता है आप लोगों को पता है? जैसे कि एल्कीन टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब डबल बॉन्ड अगर एक कोने पे है वो बीच में चले जाए। एल्कीन के रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट और आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड के पोजीशन का चेंज होना। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है यूज होता है किसमें? आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन में। ठीक, अब यहां पर 2 वीक फील्ड लिगेंड है और 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यार। अब आ गया ना कंफ्यूजन, 2 वीक फील्ड लिगेंड है, 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पे वो बना के दिया है आपको कि हियर वीक फील्ड लिगेंड इज डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग फील्ड redistribution of electron does not take place। तो यहाँ पर वीक फील्ड डोमिनेंट होता है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यही वीबीटी की कमियां हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ना, वीबीटी की कमियां है। वीबीटी चाह रहा है तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब ज्यादातर केस में हमारा जो ट्रिक था वीबीटी का वो काम करेगा, ज्यादातर जो ट्रिक था वो काम करेगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है ट्रिक, वहीं पे वो वीबीटी की कमियां है। जैसे कि नाइट्रोसोफेरस सल्फेट में एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उठा के हमने डी ऑर्बिटल में डाल दिया रीअरेंज करके। क्यों? क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट को 3.83 देखा था। हम जहां चाह रहे हैं वहां वीक फील्ड को डोमिनेट कर दे रहे हैं, हम जहां चाह रहे हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड को डोमिनेट कर दे रहे हैं। क्यों? यही तो वीबीटी का लिमिटेशन है ना भाई। हम जो चाह रहे हैं वीक फील्ड बोल दे रहे हैं, वीक फील्ड डोमिनेंट है,
हम जहां चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड डिसाइड करने का फैक्टर कहां पे है, कहां है उसका पैरामीटर की इतना कुछ पैरामीटर है इसमें नापूं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इतना नापूं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है? नहीं है ना, ऐसा कोई पैरामीटर आप लोग पढ़े हैं क्या? वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को नापने का कोई पैरामीटर कोई पढ़े हैं क्या आप लोग? नहीं है यार। ये बोलते हैं ये वीक है, मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग है, मान लेते हैं यार। तो यही वीबीटी का क्या है, लिमिटेशन है। इस बात को समझते चलिए। चलिए अब आओ भैया आगे। अब वीक फील्ड डोमिनेंट है तो कुछ नहीं करना है यार आपको, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D8 में इलेक्ट्रॉन को अब डी और मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट मींस आपको डी ऑर्बिटल को छेड़ना नहीं, भर दो और डी ऑर्बिटल को यूज भी मत करना। अब 4 जगह इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 जगह 2 3 और 4 जगह इलेक्ट्रॉन को भर दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 2.73 आया है, मतलब कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो गया। ये कॉम्प्लेक्स आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक। आ जाओ भैया आगे, फिर आ जाओ। अब वो जो नाइट्रोसिल पढ़े थे वहां पर क्या यूज हुआ था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोसिल। यहां पर जो नाइट्रोसिल यूज हुआ है वो बेंट नाइट्रोसिल है। बेंट नाइट्रोसिल में जो लिगेंड होता है ना वो NO- होता है। क्या होता है, NO- लिगेंड होता है। तो मैं बोला हूं 2 जगह, एक जगह नाइट्रोसोफेरस सल्फेट में हमेशा +1 और इस वाले में -1, वहां पे लीनियर नाइट्रोसिल यूज होता है, यहाँ पर बेंट। 4-5 कॉम्प्लेक्स है, आपको याद रखना है, मैं पहले बोल रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्लस प्लस प्लस, हाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसका। इरिडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो जाएगा 5d6 और 6s0। ठीक है भाई। और ये 6 इलेक्ट्रॉनों को यहां पे गलत भरा है इसने, देखो भैया ध्यान से, 2 और 3 5, 2 और 3 5, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हाँ ठीक है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर पिरामिडल है। अब देखिए 5d6 है ना जी, 5d6 है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करा लेना आप लोग। इलेक्ट्रॉन को क्या करा लेंगे, पेयर्ड अप करा लेना भाई। ये एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन थे ना डी ऑर्बिटल के, उसको आप लोग ऐसे भर लेना, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे भर लेना आप लोग। एक डी ऑर्बिटल को खाली छोड़ देना, एक डी ऑर्बिटल आपका यूज होगा, है ना, एक डी ऑर्बिटल आपका यूज होगा। कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा बताओ तो? ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप यहां पर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। कैसा पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है। तो यहां पर जब भी कभी स्क्वायर पिरामिडल आ जाए, dx2 y2, dx2 y2 डी ऑर्बिटल आपका यूज होगा। हाँ बोलिए। हाँ स्क्वायर पिरामिडल ही रहेगा, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल है जी। हाँ सर ये DsP2 जो रहता है उसमें तो रहता है क्या सर, स्क्वायर पिरामिडल जो है वो प्लानर रहता है ना वो? प्लेनर ठीक रहता है सर, ठीक है जी सर जी। ठीक ठीक ठीक, ओके मैडम ओके। देखो ये एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, मतलब DsP3 या sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। एक होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और दूसरा होता है स्क्वायर पिरामिड। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, हम लोगों को क्या मिलता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए ये कॉम्प्लेक्स देखिए, ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कितने लीनियर और कितने बेंट नाइट्रोसिल है उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सिखाऊं मैं, चलो देखो मैं सिखा रहा हूं इसको, देखो ध्यान से। इस कॉम्प्लेक्स को दे देगा आपको, ये है आपका कॉम्प्लेक्स भैया,
ये कॉम्प्लेक्स है आपका। आप बताओ ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो इसमें कितने एन है ना, कितने नाइट्रोसिल जो है क्या है, बेंट है, और कितने क्या है, लीनियर है। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि लीनियर नाइट्रोसिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3, और बेंट नाइट्रोसिल 1 इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे, उसको बाद में देखेंगे, कैसे उसको बाद में सीखेंगे जब समय आएगा सीखने का। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस ये नाइट्रोसिल कितना इलेक्ट्रॉन देगा, x मान लिया, 4 मिलके x इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है भाई, अब 18 कर दिए यार, 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 18 कर दिया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किसका है, 8 इलेक्ट्रॉन किसका है, आयरन का है। तो ये x बचा है, मतलब ये नाइट्रोसिल, 4 नाइट्रोसिल मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10। तभी तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करेगा। अब कंडीशन ये है, लीनियर नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन देता है, बेंट नाइट्रोसिल 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमने क्या किया, 3 लीनियर नाइट्रोसिल यूज किया, इसलिए 3 दिया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 बेंट नाइट्रोसिल यूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज कर लिया, बस आ गया। क्या आ गया भैया, 3 लीनियर और 1 बेंट नाइट्रोसिल। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन का आ गया भैया -2। लीनियर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लीनियर नाइट्रोसिल का NO प्लस होता है, और बेंट का कितना होता है, NO माइनस। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, -2 आयरन का। -2 आ गया, मतलब आयरन पहले से क्या था, 3d6 और 4s2 था ना, 3d6 और क्या था, 4s2 था। अब आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ये आयरन 0 था जी, और ये आयरन -2, तो क्या हो जाएगा ये 3d8 और 4s2, 3d8 और 4s2। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, Fe2- में। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो, नहीं बताया ना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना भैया। अब जो नाइट्रोसिल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नाइट्रोसिल क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी डी ऑर्बिटल में भेज देगा। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को किस में भेज देगा, डी ऑर्बिटल में भेज देगा। जैसे कि शुरू में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को NiCO4, क्या पढ़ाया है, NiCO4, जहां पर 3d8 और 4s2 था। कार्बोनाइल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में भेज देता है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम टू सेम ऐसे यहां पे भी होगा कि ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में भरा जाएगा, मतलब हो जाएगा ये 3d10 और 4s 0 और 4p 0। अब ये s और p ऑर्बिटल में एक s और 3p ऑर्बिटल यूज होगा, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का sp3, है ना। sp3 होगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा, और 0 होगा उसको बोलते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक, हिंदी में प्रतिचुंबकीय। ठीक, चाहता हूं मैंने क्या पूछा, देखो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 4 जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना 10 इलेक्ट्रॉन, दे रहे हैं कि नहीं भाई, दे रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 1 s और 3 p। क्या कर रहे हैं, 1 s और 3 p में भर रहे हैं। तो 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब हो गया भैया, कहाँ गायब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2 दिमाग इलेक्ट्रॉन लगाइए। मेटल के पास जी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 माइनस इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आयरन के गए, पास गया सर, मेटल के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसके पास है, मेटल के पास है, क्योंकि नाइट्रोसिल ने मेटल को रिड्यूस कर दिया है। इसको मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपको मेटल नाइट्रोसिल पढ़ाऊंगा।
ठीक है। मेटल नाइट्रोसिल में जो 3 इलेक्ट्रॉन देता है ना लिनियर नाइट्रोसिल, उसका अलग ही कहानी। ठीक, वो पहले इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर देता है, फिर लेता है, ऐसी कहानी होती है उसमें। तो ये चीज आप बता रहे हैं ना कि 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमारा हिसाब गड़बड़ था ना, 8 ही इलेक्ट्रॉन हम भर पा रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, वो मेटल के पास है। किसके फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज के, किसके फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में मेटल के पास है, जिसको हमने डी ऑर्बिटल में भर दिया है। ठीक भाई, चलिए। और इस घबराने की बात नहीं है भाई, है ना, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस में। चलिए आ जाओ आगे। हाँ, ये बना बुनाया भी है यार, तो बना है करके नहीं बता देते यार मेरे को, फालतू लिखवा रहे थे। चलो ठीक है, आ जाओ। कंक्लूजन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ये क्या कंक्लूजन लिखा है यार, तो ये पूरा पढ़ने के बाद आपका माइंड इतना तेज गति से काम करना चाहिए, आपको देखते ही आप हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल जाना चाहिए। किसको छोड़कर, जो 4-5 लास्ट में कॉम्प्लेक्स बताए ना, जिनको याद रखना है, उसको छोड़ के बाकी के आपको स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन निकल जाने चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D0, D1, D2, D3 है, मतलब अरे देखो ना, ये देखिए भैया, ये अब उसका 3 डी ऑर्बिटल, ये 3 डी ऑर्बिटल बस में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 0 होगा तो रहेगा ही नहीं। D1, D2, D3, इनके कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, 6 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस कंडीशन में 2 डी ऑर्बिटल हमेशा इसको खाली मिलेगा, उसको कोई मचमच नहीं करना है भाई कि इधर करूं कुछ नहीं। 2 डी ऑर्बिटल अंदर के हमेशा खाली मिल रहे हैं, मतलब हमेशा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमेशा क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटल दैट मींस अंदर के डी ऑर्बिटल यूज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। अगर D8, D9, D10 है, D8, D9 और D10 है, चलो इसमें भर के बताता हूं। हो गया ना 5, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 2 डी ऑर्बिटल यूज करना है, तो ये क्या करेगा, इसको कुछ नहीं छेड़ेगा, इससे ना कोई, इसको कोई सिकवा शिकायत नहीं करेगा, ये बिल्कुल ये ऐसी तू रहे। तो D8, D9, D10 अभी कभी मिल रहा है, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो होता है ऑक्टाहेड्रल, इसमें अंदर का डी ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें बाहर का डी ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहां यूज होता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है, D4, D5, D6, D7 पे। कहां यूज होता है, D4, D5, D6, D7 पे। देखिए ध्यान से, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा D4, D5, D6, D7 पे यूज होगा, जिसको हम लोग कर चुके हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इनर ऑर्बिटल बना लेना, अगर लिगेंड वीक होगा तो आउटर ऑर्बिटल बना लेना। तो ये हमारा कंक्लूजन था किसका, VVT का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। चलो अब मैग्नेटिक मोमेंट देके आप लोगों को क्या निकालने सिखाता हूं मैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी तक आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाया था। अब मैग्नेटिक मोमेंट देख के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाता हूं, ठीक है। अभी इसके पहले क्या सिखाया था, एक मेथड सिखाया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। अब सीखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट देख के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाना। देखो आ जाओ भैया, देखो यहां पे ये चीज सीख चुके हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये है मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 यहां तक सीख गए हैं। 1.73, 2.73, 3.83, 4.90, 5.90 ये पढ़ ली हैं, ये सीख चुके हैं, है ना। क्या नहीं सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं,
इधर को नहीं सीखे, तो इधर को मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो अगर पॉइंट ए बी की वैल्यू, ये क्या पॉइंट ए बी है, सुनो भैया पॉइंट ए बी क्या है। पॉइंट ए बी मतलब ये पॉइंट के बाद जो दो वैल्यू है ना उसको, अगर ये वैल्यू 0.7 से बड़ा, क्या बड़ा मतलब ऐसे मुंह को खोला है मतलब वो बड़ा है, 0.7 से इधर बड़ा या बराबर, 0.7 के क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0.7 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखेगा, जितना इधर है n उतना ही दिखेगा। मतलब ये 0.73 था, 1.73 था ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या था, एक ही था। 2.73 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो ही है। 3.83 मतलब वैल्यू 0.7 से 0.7 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो यहां जितना दिखेगा उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहां पर दिख रहा था वैल्यू जितना भाई उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 0.7 या 0.7 या 0.7 से ज्यादा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां जितना दिख रहा है उतना ही रहेगा, सब जगह दिख रहा है। देखो ये, लेकिन अगर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई देखने की जरूरत नहीं। अगर लेकिन पॉइंट ए बी की वैल्यू कम हो जाए 0.70 से, 0.70 से कम हो जाए, तब क्या कर देना, मतलब ये पॉइंट ए बी की वैल्यू, इधर वाली वैल्यू 0.70 से कम कर देना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर n-1 हो जाएगा। कैसे देखो, अब देखो यहां पर पॉइंट ए बी की वैल्यू 0.50 है, जो कि 0.7 से कम है। 0.7 से कम है मतलब इधर वाले डिजिट में एक घटा देना, घटाए एक आगे। ये क्या है 3.63, ये भी वैल्यू 0.7 से कम है, 0.7 से कम रहेगा तो क्या कर देना, इधर एक कम कर देना, आ गया कम। ये देखो 4.90, यहां पर वैल्यू क्या है भाई 0.7 से ज्यादा है, तो जहां जितना इधर दिख रहा है उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये 5.80 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर जितना दिख रहा है उतना ही रहेगा। ये वैल्यू 0.7 या 0.7 से ज्यादा रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना इधर दिख रहा है ना नंबर में उतना ही रहेगा। अगर कम हो गया तो एक घटा देना। तो ये 6.66 आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, 0.7 से कम है वैल्यू, 0.7 से कम है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक कम कर दोगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भैया। ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ये नेट के एग्जाम में आया हुआ है, नेट के एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये TBP नहीं है भाई, ये TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो sp3d होता है, इस d में dz2 ऑर्बिटल यूज होता है, और इस हाइब्रिडाइजेशन में ना sp3dx2-y2 ऑर्बिटल यूज होते हैं। मैंने बताया था ना भाई, जब भी TBP होता है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें dz2 वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं, और स्क्वायर पिरामिडल में dx2-y2 वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं। ठीक, चलो अब आ जाओ भैया। फास्फोरस के साथ 3 लिगेंड है, वो 5 होगा क्या? हाँ मेरे को तो 5 ही दिख रहा है जी। अच्छा 3 जैसे 5 है, 5 है भाई, मतलब 3 जैसे दिख रहा है लेकिन वो क्या है 5 है। नहीं सर, वो 3 ही लिखा हुआ है सर। हाँ 5 कर लीजिए मैडम, उसको 5 करिए। हाँ चलिए आ जाइए, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ D9 का सिस्टम है, और अमोनिया कॉपर 2+ है ना, क्या है भाई कॉपर 2+ है। अमोनिया इस कंडीशन में, अमोनिया इस कंडीशन में वीक फील्ड लिगेंड है ना, अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड है। मेटल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया कैसे बिहेव करता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो ये D9 हो गया। अब S और P3 मतलब 3
लिगेंड और ये चौथा लिगेंड, इसने इलेक्ट्रॉन दिया भरा भैया, तो 4 लिगेंड है, एक s में 3 p ऑर्बिटल भरे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका टेट्राहेड्रल शेप आ गया। अब भैया अकॉर्डिंग टू XRD वाला भैया आ गया कि XRD भैया इसका शेप ना, तू बोल रहा है टेट्राहेड्रल नहीं, वो स्क्वायर प्लेनर है। क्या है वो? स्क्वायर प्लेनर है। अब तो तेरा हाइब्रिडाइजेशन गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप टेट्राहेड्रल शेप नहीं बना सकते, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप टेट्राहेड्रल शेप नहीं बना सकते किसी भी कंडीशन में। चलो तो आ जाओ भैया, ये गलत हो गया, मतलब ये क्या हो गया? गलत। अब वो आया भैया, क्या किया उसने कि अमोनिया को मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लेता हूं और ना ये जो D9 का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसको बाहर फेंक देता हूं। तो उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे बाहर फेंक दिया, ये बाहर फेंक दिया। अब उसने बना दिया भैया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और खड़ा हो गया। देखो अब मैंने ये पॉलिंग का किया वो सुधार है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बना दिया और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के जैसे ही स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा। अब ले मान तू कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कॉम्प्लेक्स में। फिर ऑब्जेक्शन आया कि अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाओगे तो ये जो लिगेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है? हाईएस्ट एनर्जाइज्ड स्टेट पे है, मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल पे है, मेटल के सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल पे है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तुरंत क्या करेगा? बाहर जाएगा और किसी को क्या कर देगा भैया? तुरंत रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? तुरंत किसी को रिड्यूस कर देगा। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, फिर भी इस कॉम्प्लेक्स के साथ डाला गया तो ये कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो इलेक्ट्रॉन वो बाहर में नहीं है, वो कहाँ है भैया? वो अंदर में ही पड़ा है, इसलिए वो किसी को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस नहीं कर रहा है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी क्या हो गया? ये जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, वो भी फेल हो गया, क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर 3+ में ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था। अब आ जाओ भैया, कांट शो रिड्यूसिंग बिहेवियर कॉपर 2+ से कॉपर 3+, ठीक, ये दिया हुआ है। अब आ जाओ आगे। अब अकॉर्डिंग टू ह्यूगिन, अब एक जने साइंटिस्ट आया ह्यूगिन। अब तुम जितने पॉसिबल तरीके थे तो बता लिए, अब मैं क्या करूंगा, उसमें मेरा तरीका थोड़ा सा लगाऊंगा और मैं अपना नाम करूंगा। तो ये ह्यूगिन जो आदमी था साइंटिस्ट, उसने क्या बोला कि इसके ये, हाँ ये 3D का इलेक्ट्रॉन D9 है ना भैया, 3D9, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन को यहीं पड़े रहने दो, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ का एक s ऑर्बिटल यूज करेंगे, यहाँ के 2 p करेंगे और यहाँ का d कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2d। तो जब भी कभी ऑप्शन में, जब भी देखो, अभी भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक में, स्कूल लेवल की बुक में इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन आपको DsP2 ही दिखेगा, जो कि पूरा पूरा गलत है। आप क्लेम कर सकते हैं अजय कुमार की बुक में sp2d हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन में A, B, C, D 4 ऑप्शन है, sp2d, DsP2, अब DP, SP, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब sp2d और DsP2 में कौन सा टिक करके आओगे? sp2d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तब टिक करोगे जब ये ऑप्शन में नहीं। ठीक है भाई, जब ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये टिक कर सकते हो DsP2। ठीक, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2d होता है, क्योंकि ये जो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। दैट मींस वो एक्साइट होके बाहर के ऑर्बिटल्स में नहीं गया है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरे गए हैं, s में, फिर 2p में, 2p ऑर्बिटल में और एक b में। और इस कंडीशन में a स्क्वायर पिरामिडल लिख दिया है यार, सुधार लेना भैया, प्लेनर सुधार लेना, स्क्वायर प्लेनर है, पिरामिडल लिख दिया है ना, वो स्क्वायर प्लेनर है, सुधार लेना आप लोग। अब आइए आगे, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है उसको देखते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालोगे क्या आएगा? +2 + 2 मतलब 3d7,
7 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है 3d7 आ रहा है। तो 3d7 में कोबाल्ट ये है भैया 3d7। अब 3d7 ये ग्राउंड स्टेट है यार। साइनाइड एक क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग। अब पेयरिंग कराएगा ना तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन को तो आराम से भर लेगा, यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, और 7वां इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक देगा यहाँ पर। इसमें ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। अब 6 जो लिगेंड है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कहां पे, 2d में, एक s में और 3p में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप। अब इसकी पुष्टि कैसे हुई, क्योंकि कोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स है ना जी, उसको कोई कंपाउंड से रिएक्ट कराया गया जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना। तो उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर चेक किया गया तो कोबाल्ट तुरंत इस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है भैया, और कोबाल्ट 3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, कोबाल्ट 2 से कोबाल्ट 3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोबाल्ट यहाँ पर बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इससे ये प्रूफ होता है कि कॉपर 2+ और कोबाल्ट 2+ में, कॉपर 2 और कोबाल्ट 2 में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग बिहेवियर कौन रखता है भाई, कोबाल्ट रखता है, कॉपर नहीं। इसी को आपका स्टेटमेंट बना देगा। और जो नहीं पढ़ा है इसको वो तो गया भाई, वो बोलेगा कॉपर 2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट देगा कोबाल्ट 2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर ऑप्शन बना देगा। 2 स्टेटमेंट बोल दिया। एसर्शन मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा, है ना। आपको करना है फिर सॉल्व। तो जिसको कॉन्सेप्ट है पता कि कॉपर 2+ रिड्यूसिंग है ही नहीं और कोबाल्ट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉल्व कर लेगा। कॉपर 2+ एक सॉरी कोबाल्ट 2+ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि कॉपर 2+ नहीं है। ठीक भाई, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका वीबीटी का लिमिटेशन। कोबाल्ट 2+ और कॉपर 2+ में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका कोबाल्ट 2+। ठीक, चलिए चलो आ जाओ भैया सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसने दिया था इसको, एच बेथे और वैन ब्लैक ने इसको दिया था। ठीक, इसके हिसाब से देखो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाना, बाकी चीज लिखा हुआ है यार यहाँ पे, है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं खड़ा हूं। चलो देखो किसने दिया था इसको, एच बेथे और वैन ब्लैक ने दिया था। इसके हिसाब से मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट ना होके प्योर आयनिक है, और आयनिक बॉन्ड में कभी भी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग नहीं होता है। देयर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड एंड मेटल। ठीक, तो क्या बोला कि सीएफटी के हिसाब से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से, इसमें मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक है। देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्डिंग, और आयनिक बॉन्डिंग बोल दिया मतलब देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, इस कंडीशन में मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला गया, मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज बोला गया। मतलब लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, और मेटल जो है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास पॉइंट नेगेटिव चार्ज अप्रोच करता है। अप्रोच करने से जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है। डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी कैसे होती है भाई, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल एक टाइप का होता है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक टाइप के होते हैं, ऐसा हम लोग मान के रखते हैं, इसीलिए तो अभी बना रहे थे ना। अब तक वीबीटी में पूरे 5 ऑर्बिटल को एक जगह बना के रखते थे, है ना। तो एक डी ऑर्बिटल को पूरे पांचों के पांचों को एक जगह बना के रखते थे ना, ऐसे बना के रखते थे। तो जब
मेटल का डी ऑर्बिटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, तो इसकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है और ये डिजेनरेसी ब्रेक डाउन होकर ये दो पार्ट में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, दो पार्ट में इसके ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग T2G और EG ऑर्बिटल्स। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ चीज बताता हूं। जब मेटल को क्या बोला गया, ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, और लिगेंड को क्या बोला गया, ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मींस आयनिक बॉन्डिंग। क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है। अब जो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज नहीं है वो कैसे अप्रोच करेगा, तो वो ऐसे अप्रोच करेगा कि मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और मान लो यहाँ पर वाटर एक्वा एज अ न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसका नेगेटिव पार्ट और इधर और पॉजिटिव पार्ट इधर, तो यहाँ पर ये नेगेटिव जो पार्ट है, बिजली कड़क रहा है यार, और ना थोड़ा सा लाइट वाइट बंद हो सकता है ना भाई, जब तक नहीं होता तब तक तो करते हैं। चलो आ जाओ, देखो आ जाइए इधर। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा, न्यूट्रल लिगेंड डाइपोल के फॉर्म में अप्रोच करेगा। किस फॉर्म में अप्रोच करेगा, ये डाइपोल के फॉर्म में। डाइपोल मतलब होता है दो पोल, दो चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ओरिएंटेड होगा मेटल की ओर और पॉजिटिव चार्ज मेटल से दूर की ओर। तो जो लिगेंड न्यूट्रल होगा वो डाइपोल के फॉर्म में अप्रोच करेंगे मेटल को, और जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो डायरेक्ट अप्रोच करेगा। और इस पॉजिटिव चार्ज मेटल और नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस आयनिक बॉन्डिंग काम करेगा, ऐसा बोलता है CFT। CFT सिर्फ बोल रहा है, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक, और CFT डील करता है ओनली d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम। वो sp के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, यही उसका लिमिटेशन बनेगा आगे चलकर। तो CFT डील्स ओनली विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम। CFT डील्स ओनली विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक भाई, आगे चलते हैं। तो d ऑर्बिटल की डिजेनरेसी ब्रेकडाउन होती है, तो दो सेट में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G सेट और EG सेट। T2G सेट मतलब ट्रिपली डिजेनरेट, और EG सेट इसको बोलते हैं डबली डिजेनरेट। ये जो टर्म अभी स्मॉल टी यूज कर रहे हैं, आगे चल के जब ग्रुप थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं ना, देवेंद्र सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मूलिकन सिंबल सीखेंगे, जिसमें आपको कैपिटल T और कैपिटल E में सिखाया जाएगा कि T मतलब ट्रिपली डिजेनरेट, E मतलब डबली डिजेनरेट, A मतलब सिंगली डिजेनरेट। क्या समझे, A मतलब सिंगली डिजेनरेट। ठीक है भाई, A मतलब सिंगली डिजेनरेट, AET, सिंगली, डबली और ट्रिपली, ऐसे। तो ग्रुप थ्योरी में इसको निकालना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ट्रिपली डिजेनरेट में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, DXY, DYZ, DXZ। यहाँ पे जो लोब्स हैं, जो लोब्स मतलब जहां पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने वाली है, वो क्या पाए जाएंगे, इन बिटवीन द एक्सिस। XY के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा तो इसको बोलेंगे DXY। YZ एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो इसको बोलेंगे DYZ, और X और Z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो इसको बोलेंगे DXZ ऑर्बिटल। उसके बाद डबली डिजेनरेट जब आएगा, तो डबली डिजेनरेट में दो टाइप के ऑर्बिटल हैं EG सेट में, DX2 - Y2 और DZ2। X और Y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा इसमें, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादातर D मतलब Z एक्सिस में ओरिएंटेड रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस, लाइज इन बिटवीन द एक्सिस। अब लोब्स लाइन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां लोब रहेगा वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस, जिधर एक्सिस है उधर ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे आइए। ये CFT का क्या था भाई, पोस्टुलेट्स था। चलो अब आप लोगों को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बताता हूं। लीनियर कॉम्बिनेशन देखो भैया,
नहीं पढ़े होगे इसको आप लोग, कहीं पे पढ़े होगे तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली नहीं पढ़ा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? ऑर्बिटल आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो एक ऑर्बिटल है, ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, मतलब इसको क्या बोल देंगे? डी जेड टू एक्स टू। क्या बोलेंगे? डी जेड टू माइनस एक्स टू। और इसको जोड़ेंगे किसके साथ? डी जेड टू माइनस वाई टू। डी जेड टू माइनस वाई टू के साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो डी ऑर्बिटल में ये Z2 का पार्ट क्या है यार? 2 बार आ गया। Z2 का पार्ट क्या आ गया? 2 बार आ गया। तो इस पार्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट कर जाता है। क्या करता है? इस पार्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट करता है और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, और इस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लेट हो गया, 2 बार आ गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस में बढ़ गया, तो एक्स वाई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी श्रिंक होकर क्या बना देता है? रिंग बना देता है। क्या बना देता है? एक्स वाई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो भैया, ये श्रिंक होकर क्या बना देता है? ये छल्ला बना देता है। क्या बना देता है? छल्ला। इसलिए एक्स वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं यहाँ पर नेग्लिजेंट होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजेंट होता है। इसलिए ये छल्ला का क्या है भैया? वो एक्स वाई एक्सिस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर आप लोगों को किसी ने नहीं बताया था तो ये पढ़ लो भैया। एक्स वाई, ये जो छल्ला बना रहता है ना, ऐसे हम लोग बनाते हैं, स्कूल में भी ऐसे बनाते हैं, ये डी जेड टू है और ऐसे ऐसे गोला लगा देते हैं। क्या गोला है किसी को नहीं पता है ना, बना तो देते हैं, ठीक है। तो भैया ये डी जेड टू जो डी एक्स वाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे श्रिंक हो गई है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस मतलब डी जेड टू ऑर्बिटल ऐसे बनता है। कहां से बना है वो? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी जेड टू माइनस एक्स टू एंड डी जेड टू माइनस वाई टू के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बना है? डी जेड टू ऑर्बिटल बना है। क्या बना है? डी जेड टू बना है। यहां तक किसी को तकलीफ? अब बाकी ऑर्बिटल को आप लोग जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डी एक्स टू माइनस वाई टू मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। डी जेड टू अभी बताया था, हो गया है। अब T2G सेट के ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए डी एक्स वाई नाम पड़ा। वाई और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए वाई जेड नाम पड़ा। एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए डी एक्स जेड नाम पड़ा। बस, तो ये T2G सेट का एक्सप्लेनेशन था। T2G जो सेट है उसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब आते हैं भैया, आप लोगों को मैं ये सिखाने के पहले अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाता हूं मैं मॉडल से। अब देखो भैया, ध्यान से सीखना, इसको सीख गए ना तो जिंदगी में CFT आप नहीं भूलोगे। चलो मेरी बात सुनो। अब ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है सब लोगों को? प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल सबको? चलिए, दिख गया भैया। अब देखो मैं बता रहा हूं कुछ चीज, x माइनस एक्स, ये देखो x इसके 180 पे माइनस एक्स, y माइनस वाई, ऊपर वाला z, नीचे वाला माइनस z। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड कहां से आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड एक्सिस से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बोले लिगेंड कहां से आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड एक्सिस से आ रहे हैं। कहां कहां से आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड एक्सिस से इलेक्ट्रॉन मतलब लिगेंड आ रहे हैं। जेड एक्स वाई और जेड एक्सिस से लिगेंड आ रहे हैं, मतलब लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड अब मेटल की ओर अप्रोच करेगा। मेटल की ओर अप्रोच करेगा तो वो मेटल के कौन से ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन देगा? जो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे हैं। और एक्स वाई और जेड एक्सिस मतलब अलोंग द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं? वो ऑर्बिटल हैं ईजी ऑर्बिटल्स। तो ईजी ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई और जेड एक्सिस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में
हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब स्प्लिटिंग देखेंगे तो Eg सेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी और T2G सेट की कम हो जाएगी, क्योंकि T2G सेट के साथ लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि Eg सेट के साथ हो रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x, y और z एक्सिस से आ रहे हैं, इसलिए लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x, y और z एक्सिस में जो d ऑर्बिटल हैं उन पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, इसलिए Eg ऊपर चले जाता है और T2G नीचे आ जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले आयनिक क्रिस्टलों के लिए लागू की गई थी या उसी के लिए लाई गई थी। मतलब आयनों के बीच आयनिक बॉन्डिंग होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है, यही क्या था आयनिक क्रिस्टल का। फिर डी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट बाद में जोड़ा गया, हम नाम रख दिए थे, इसी नाम को चला दिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फील्ड किससे जुड़ा हुआ है, फील्ड स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है। क्रिस्टल किससे जुड़ा हुआ है, आयनिक क्रिस्टल के लिए पहले दिया गया था, इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गया। फील्ड किससे आया है, हम लोग फील्ड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो फील्ड स्ट्रेंथ से वो फील्ड आया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डी मतलब मैं बता रहा हूं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्स, वाई और जेड एक्सिस से लिगेंड आ रहे हैं, और तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जो भी मेटल की डी ऑर्बिटल है वहां पर रिपल्शन होता है, जो कि है Eg ऑर्बिटल, तो Eg की एनर्जी बढ़ जाएगी और T2G की कम हो जाएगी। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो भैया टेट्राहेड्रल क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ये लिगेंड दिख रहे हैं ना जी, ये चार लिगेंड आप लोगों को दिख रहे हैं ना, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते तो बोलता है इसका एक्स वाई जेड है, नहीं यार ये एक दूसरे से 109.28 मिनट पे हैं। कितने के एंगल पे हैं, 109.28 मिनट एंगल पे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे हैं। तो इसलिए ये जो लिगेंड आ रहे हैं ना, चार लिगेंड, वो कहां से आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। अब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे जो ऑर्बिटल कहां है, इन बिटवीन द एक्सिस में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं। इन बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखने वाले ऑर्बिटल कौन है, T2G सेट। लेकिन टेट्राहेड्रल में T2G नहीं बोल के G टर्म को हम लोग हटा देंगे। G टर्म उसके लिए यूज किया जाता है जिस कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। दैट मींस देखेंगे ये और ये बॉन्ड एक दूसरे से 180 डिग्री पे सेम बॉन्ड है, ये भी 180 पे सेम बॉन्ड मिल रहा है आपको, इधर और इधर 180 पे सेम बॉन्ड मिल रहा है। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वहां पर G टर्म यूज करते हैं। G स्टैंड्स फॉर जीरेड, जीरेड मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंट्रोसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स के लिए G टर्म यूज करते हैं, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग G टर्म को हटा देते हैं। इसलिए टेट्राहेड्रल फील्ड में जब आप लोग स्प्लिटिंग देखेंगे ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, T2 और E। क्या देखेंगे, T2 और E। तो वहां पर क्या हो रहा था, लिगेंड एक्स, वाई और जेड एक्सिस से आ रहे थे, तो उन एक्सिस में आने वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई थी, Eg ऊपर T2G नीचे। टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बीच बीच से लिगेंड यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपल्सन होगा किसका, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो इन बिटवीन द एक्सिस दैट मींस T2 वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और E वाले की कम हो जाएगी। इसीलिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे तो जस्ट उल्टा बनता है। क्या बनता है, जस्ट उल्टा बनता है, क्योंकि लिगेंड का अप्रोच एक में ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस है, जबकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स का अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अप्रोच क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, अक्षों की ओर से, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अप्रोच होता है इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब अक्षों के बीच बीच से। ठीक, ऑक्टाहेड्रल अलोंग द एक्सिस, टेट्राहेड्रल इन बिटवीन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल में E और Eg ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपल्सन होगा लिगेंड से, है ना। और टेट्राहेड्रल में T2 की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि लिगेंड कहां से आ रहे हैं,
इन बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं। तो ये हुआ आपका CFT का कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों को बताया। और थोड़ा बता देता हूं यार, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, आ जाओ भैया, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं भैया। और इधर कौन दिख रहा है मेरे को, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है यार। तो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ना, तो मैंने बोला कि Eg जो सेट है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, T2Gt कम हो जाएगी यार। दोनों के बीच को गैप जो है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल जो है ना, इसको E की एनर्जी कम और ये T2 की बढ़ जाएगी। जी टर्म इसलिए हटा दिए हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। तो ये यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के रखिएगा। मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा CFT और उसके एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।